अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक और शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, जिनकी घन गरज आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे सुनते रहते हैं, मज़हर अब्बास साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा आज जंग में, और उसमें तीन चार पॉइंट्स थे। तो मैंने सोचा कि मज़हर साहब के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करके इन नुकात की थोड़ी सी वजाहत हासिल कर लें, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स ने जंग का ये कॉलम पढ़ा हो। तो क्यों ना हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आम हमारे जो दोस्त हैं, कारईन या सामीन हैं, उन सब तक ये बात पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वेलकम। जी अमजद। आपने अपने कॉलम में इख्तिताम, मैं इख्तिताम की तरफ पहले चला जाता हूँ, और ये हमारी एक गुफ्तगू है। इस लाइक समझिए कि इंटरव्यू ठीक। नहीं है, बल्कि हम दो पुराने दोस्त मिलके अपना कैथारसिस कर रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं बतौर एक रियासत के। तो आपने अपने कॉलम में का इख्तिताम इस तरह किया कि जबर के जरिए ना भुट्टो खत्म हुआ, ना नवाज शरीफ, और ना ही इमरान खत्म होगा। लिहाजा अब तरीक़ाकार कोई बदल दीजिए। तो ये आप ये कहने पे क्यों मजबूर हुए हैं? शुक्रिया इमताज। देखिए, अगर आप मेरा पिछला कॉलम पढ़े ना तो उसमें मैंने लिखा था कि यहाँ इस मुल्क का मसला ये रहा है कि यहाँ किरदार तब्दील हो जाते हैं, स्क्रिप्ट वही रहता है। और अगर हम उसकी पूरी सियासी तारीख का आप जायजा लें तो हमें लगता है कि मोर और लेस एक ही तरह का स्क्रिप्ट रहा है। कैरेक्टर्स तब्दील होते हैं। कल कोई अच्छा लगने लगता है तो आप उसको ले आते हैं, वो बुरा लगने लगता है तो किसी और को ले आते हैं। और ये इसलिए है कि एक सियासी तसलसल नहीं है हमारी पूरी सियासत में। हमें नज़र नहीं आता कि जिस तरह और जमहूरी ममालिक में होता है कि इलेक्शन होते हैं, वक्त पर इलेक्शन होते हैं। इवन ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ एक पार्टी पे एक एक सीट के इजाफे से भी वो पार्टी अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट कर लेती है। और उसकी एक बड़ी वजह ये कि हमारे यहाँ गैर सियासी कुव्वतों की सियासत में मुदाखलत बहुत रही है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। एक तो ये है कि सियासतदानों की अपनी गलतियां, उसमें आप कह सकते हैं बैड गवर्नेंस की मिसालें कह सकते हैं, बैड पॉलिसीज कह सकते हैं। लेकिन ये काम उस वक्त की अपोजिशन का होता है कि वो उसको उजागर करे, वो उसके लोगों में जाए और लोग अगले इंतखाबात में किसी नए लोगों को मुंतखब करें। यहाँ रहा यह है कि अगर किसी एक गवर्नमेंट का खात्मा होता है तो हमें कहीं ना कहीं उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नजर आता है। आप इवन 77 में देख लें कि अगर भुट्टो साहब से की ये बड़ी गलती थी कि इलेक्शंस में वो, हालांकि इवन उस वक्त की अपोजिशन भी कह रही थी कि भुट्टो साहब जीत जाएंगे, लेकिन गैर जो खुद उनके एडवाइजर्स ने और कुछ ने, तो वहाँ जो धांधली का इल्ज़ाम लगा, उसके बाद एक तहरीक चली तो उस तहरीक के दौरान ही ये नज़र आने लगा कि पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। और फिर जब मुज़ाकरात हुए तो ये शवाहिद आज मौजूद हैं कि जनरल ज़िया-उल-हक ने उस वक्त की अपोजिशन से कहा कि आप हैदराबाद ट्राइब्यूनल के खात्मे का ऐलान करें, और भुट्टो साहब से जनरल ज़िया-उल-हक ने जाके कहा कि आप किसी भी सूरत में जो है हैदराबाद ट्राइब्यूनल खात्मे की बात नहीं मानेंगे। तो उससे नज़र आता है कि बीच में किसी भी तरीके से एक मुआहदा नहीं होने देना चाह रहे थे। अल्टीमेटली हालांकि मुआहदा हो गया था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह लग गया। उसके बाद की हम सूरत हाल देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि चले वो तो एक तारीख का हिस्सा है कि भुट्टो को एक ऐसे ट्रायल में फांसी दी गई जो आज साबित है कि एक जुडिशल मर्डर है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए क्या क्या किया गया, कि एक ग्रुप बनाया गया, दूसरा ग्रुप बनाया गया, गैर जमाती इंतखाबात कराए गए, और अल्टीमेटली फिर एक 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 ऐसी फैमिली को लाके सामने खड़ा कर दिया गया जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। अब ये क्यों किया गया? आज जब हम ये कहते हैं कि दो खानदानों की, तो भाई दूसरे खानदान को कौन लेकर आया? भुट्टो साहब पे भी ये वो है कि वो, और ये बात तारीखी तौर पे दुरुस्त है कि भुट्टो साहब ने अपनी सियासत का आगाज जो है सिकंदर मिर्जा के जमाने से किया था। लेकिन क्या सिकंदर मिर्जा के बाद मार्शल लॉ लगना भी भुट्टो साहब का वो था? वो तो फौज ने लगाया था मार्शल लॉ। भुट्टो साहब सियासत में जरूर आए थे थ्रू सिकंदर मिर्जा, और उन्होंने, लेकिन उस वक्त तक पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी। पीपल्स पार्टी तो जाके बनी है 67 में। तो हमें ये नजर आता है कि पाकिस्तान में ये जो है
के पार्टियां बनाओ पार्टियां तोड़ो, हुकूमत बनाओ हुकूमत तोड़ो। मजर ये बताइए कि ये सिलसिला जो है कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि पार्टी बनती है, पार्टी टूटती है, उसके धड़े बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती उसमें यह है कि एक पार्टी को तोड़ने के लिए या उसको कॉर्नर करने के लिए दूसरी पार्टी आला कार बन जाती है। यानी हम जो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए समाजी और सियासी बैसाखियां तो हमारी यही जमातें फराहम करती हैं। जिस तरह आजकल हो रहा है कि एक पार्टी कॉर्नर है और बाकी तमाम पार्टियां उसको गद्दार, मुल्क दुश्मन, हर किस्म के ताने उन पर लगे, उनको वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो जो रवैया है हमारी सियासी जमातों का, ये किस हद तक इस तमाम सूरत हाल को परपैचुएट करने में, कायम रखने में मददगार साबित हुआ है? बिल्कुल होता है। और ये भी अगेन बदकिस्मती से बिल्कुल इसमें आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाद बहुत तवक्को थी कि शायद मुस्लिम लीग, जिसने इतनी स्ट्रगल करके पाकिस्तान हासिल किया, उसके अंदर वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी होगी। लेकिन हमें नज़र आता है कि कायद आज़म के इंतकाल के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग जिस तरह बिखरी, उसके बाद तो सियासी पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। यानी उसमें नज़र आया कि बंगाल की जो मुस्लिम लीग थी उसको कॉर्नर करने के लिए हमने क्या क्या पिछले पहले ही पाकिस्तान के 7-8 सालों में हमने क्या क्या साजिशें की ताकि बंगाल को वो अक्सरियत ना दी जाए जो कि उनके पास थी मौजूद। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, उसके बाद भी जो पहले इलेक्शन हुए जगतू फ्रंट को 2/3 मेजोरिटी मिली, लेकिन हमने हमने जो है वो असेंबली ख़त्म कर दी। ये सारी हमारी पाकिस्तान में सियासी अब तरीके, तो किसी कोई एक फरीक जिम्मेदार नहीं है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि कोई एक फरीक जिम्मेदार नहीं है तो फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेयर करे। इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को जो है वो डिसाइड करे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वरना ये होता तो जिना बहुत पहले कह चुके होते पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनना था। तो सियासतदानों की, और इसी में हमें देख नजर आता है कभी बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से, कभी दूसरों के नाम से एक पॉलिटिकल एलीट बनाई गई, और जो असल सियासतदान थे उनको एब्डो प्रोडो इस तरह के कवानीन से कोई 400-500 सियासतदानों को शुरू में ही हमने सियासत से आउट कर दिया उसमें। तो ये जो हमें अब ब्रीड नजर आती है, ये ब्रीड उस तसलसल से आई है जो कोई बेसिक डेमोक्रेसी और गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में सामने आए। अब मैं जिस तरह शरीफों की मिसाल है कि चाहे वो बड़े शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ हों, ये अपनी चॉइस से तो पॉलिटिक्स में नहीं आए। इनको तो ये कहा गया कि जी आप की जो इंडस्ट्री भुट्टो साहब ने नेशनलाइज की थी वो हम आपको वापस, अब एक कारोबारी शख्स को आपने ये ऑफर की कि जी आप ये आ जाएं और आप इनको हमारे वो करें, हम इनकी सियासी तरबियत करेंगे। ये जो माइंडसेट था, जब ये माइंडसेट होगा तो ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस फिर वक्त वक्त पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जाहिर है आप एक बिजनेसमैन को ने आप सियासत में कारोबार ले आए, नजरियाती जो लोग थे उनको आपने किनारे कर दिया, उनको गद्दार करार दे दिया, ये हमने सब देखा है। तो ये जो जबर वाला तरीका है, जबर से मुराद यही है कि आप नहीं हैं ये डिसाइड करने वाले कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होगी। आपका ये काम नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये सोचना पड़ेगा। मीसाक की जब मैं बात इसमें अच्छा, की मैं है तो इसी सवाल मीसाक, पूछना चाह जी मैं इसी जी हवाले से, मजर मैं मिसाक ही के हवाले से सवाल पूछना चाह रहा था। आपने भी लिखा है, पिछले कॉलम में भी वो बड़ा अच्छा कॉलम था कि पुराना स्क्रिप्ट है, किरदार नए हैं। और ये कि बहुत लोग आप समेत ये कह रहे हैं कि एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसी जैसे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था। लेकिन उस मिसाक के बाद भी जो कुछ इन दोनों जमातों के दरमियान हुआ, जो गालम गलोच हुई, जो सख्त गिर रवैये जाहिर किए गए हैं, वो कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए था। तो देखिए, एक नया जब अगर मिसाक हो जाता है, साइन इन आपस में इत्तेफाक राय कर लेते हैं, तो उसकी क्या जमानत है कि वो नहीं होगा जो कि होता रहा है माजी में? देखिए इम्तियाज, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सामने।
एक मुत्तफ़क़ा डॉक्यूमेंट है, उस पे जो है कहीं अमल होता है, कहीं नहीं होता हमें अमल, लेकिन वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट हमारे सामने है, अवेलेबल है, जिसको अगर अगर बेहतर लोग बेहतर अंदाज में चलाएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसी तरह अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ था, उस पीरियड को देखें कि 88 से 18 महीने में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया, और वो गवर्नमेंट जिस तरह ख़त्म हुई हैं वो भी क्लासिकल है। आईजीआई से लेके जिस तरीके से चीज़ें की गई, मैनूवर्ड की गई, वो फिर वहीं आ जाते हैं हम कि ये जो दूसरे लोग इंटरफेयर करते हैं इसका नुकसान क्या होता है। लेकिन फिर 2006-2002 के इलेक्शन में बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों को बाहर, इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। उस वक्त इनके अंदर ये रियलाइजेशन आई और मुज़ाकरात 2004 में शुरू हुए कि जी हमें तो, उन लोगों ने कभी हमें इस्तेमाल किया, कभी आपको इस्तेमाल किया, और हमें सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तो वो सिस्टम में कम बैक का एक तरीका था। उसमें उसका नतीजा ये हुआ कि वो जब मुज़ाकरात हुए, उसमें उसमें फारूक नाइक साहब भी थे और लोग भी थे। उस डॉक्यूमेंट की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि उसमें ये चीज़ें डिसाइड हुई, और ये डिसाइड होने से पहले दोनों ने ये एतराफ़ किया कि हम दोनों इस्तेमाल हुए, हम दोनों इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए। तो अगर आप मीसाक की वो देखें उसमें, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें लेकर बैठ गए, और उसमें गलती ये हुई इनसे कि इन्होंने दूसरी सियासी जमातों को इसका हिस्सा नहीं बनाया, जो कि मैं आज समझता हूं कि पाकिस्तान में मीसाक जमहूरियत से ज़्यादा मीसाक सियासत की ज़रूरत है। और मीसाक सियासत की बुनियाद ये हो कि सबसे पहले तो सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरी कल्चर को लेकर आएँ, अपने अंदर पार्टी इलेक्शन हो। अगर आप मुल्क में इलेक्शन की बात करते हैं तो पार्टी में भी इलेक्शन का एक तरीका होना चाहिए। लेकिन इसी हवाले से देखें ना कि जो कुछ जो मिसाक की हम बात कर रहे हैं, अमल दरामद तो इस पे फिर बहरहाल सियासतदान ने करना है। लेकिन गुज़श्ता एक साल से ये लग रहा है कि हमारे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ एक ज़बरदस्त मुसाफहा कर लिया है उन्हीं कुव्वतों के साथ जिनके जिनके खिलाफ वो जद्दोजहद करते रहे हैं, जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग बात करते रहे। इमरान खान भी उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और इन्होंने तो गुज़िश्ता रोज लाहौर में ये भी कहा अपने पार्टी वर्कर से और दूसरे रहनुमाओं से कि आप जरा सब्र से काम लें, इलेक्शन करवाने का फैसला मैं करूंगा, मेरे पास बड़ा जबरदस्त फार्मूला है मुल्क की तरक्की का, और मैं ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब से ज्यादा भी ले जा सकता हूँ। मैंने दौरान असीरी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरा इक्तसादी उमूर पे जो एक इकोनॉमिक नॉलेज है वो अब इतना है कि मैं हर चीज़ का हल निकाल लूंगा। लेकिन जो गुज़श्ता एक साल में हुआ है वो तो यही लग रहा है कि ये कभी इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा रहे थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ बगलगीर होके अपने सियासी जो मुखालिफ है, सबसे बड़ा जो कॉमन मुखालिफ है, उसके खिलाफ उसका घेरा तंग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टियां। देखिए इम्तियाज, अगर आप उसको भी देखें ना कि जो 2000, जाहिर है एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया 27 दिसंबर 2007 का हुआ। एक बड़ी पाकिस्तान की सियासतदान जो है हमसे जुदा हो गई, शहीद कर दी गई। उसके बाद और शायद अगर वो जिंदा होती उस वक्त, तो शायद 2007 और 2008 के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। क्योंकि अगर उस वक्त भी देखें तो बेनज़ीर का जब फिर अटैक हुआ, तो उसके अटैक से पहले नवाज शरीफ साहब के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, और उन्होंने फौरन सबसे पहले नवाज शरीफ को फोन करके बात की उसके बाद। लेकिन उसके बाद की हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद की, मेरा ख्याल है बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी सियासी गलती थी कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ से मुज़ाकरात शुरू किए। और उनके नुक्ता नज़र ज़रूर ये था कि ताकि मुल्क में इलेक्शन हों, और फौज के होते हुए हम फौज से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम उन्हें एक इलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। उस पर दो राय हो सकती हैं, और मेरी राय यही थी कि शायद नहीं होने चाहिए थे मुज़ाकरात, और पीपल्स पार्टी को स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए थी। लेकिन बेनज़ीर के बाद जो जरदारी साहब की सियासत का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक पब्लिक फिगर नहीं है, वो एक ऐसे फिगर नहीं है कि जो पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हो। उनके में बहुत सी सलाहियतें हैं, उनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट जिस तरह वो करते हैं वो बड़े बड़ी टैलेंटेड हैं मुख्तलिफ। इस लिहाज से वो। हाँ, मतलब वो अपना, उनका जो भी अंदाज सियासत है, लेकिन
उन्होंने कई अटेम्प्ट की थी पॉपुलर पॉलिटिशियन बनने के लिए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। इवन बेनज़ीर की प्रेजेंस में भी एक मरतबा हुआ था कि वो लाहौर गए और लाहौर में ये तय था कि बड़ा इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मुख्तलिफ कर लिया। 2008 में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, जजेस की बहाली के हवाले से एग्रीमेंट हुआ, एक बूरबन बूरबन एकॉर्ड हुआ, और उसके तहत अगर जजेस को बहाल किया जाता, क्योंकि ये क्लेम किया जाता है और यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़े तो उससे ये क्लेम करते हैं कि जी मैं जो हूँ वो इस वक्त मैंने सबसे पहले आके पार्लियामेंट में ये कहा था कि जजेस को बहाल करना और स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगाना खत्म करना, लेकिन वो दोनों चीजें नहीं हुई। उन्होंने ये नारा तो जरूर लगाया, और उस पर बड़ी पूरे हॉल में, मैं भी वहां मौजूद था, पूरे हॉल में बड़ी क्लैपिंग हुई थी, बहुत सबने खड़े होके वो की थी। फिर क्या हुआ? फिर वो जजेस नहीं बहाल हुए, फिर स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं हुई। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, और जरदारी साहब ने उसके बाद जो पॉलिटिक्स की उससे नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो जजेस जिसके लिए जिनकी बहाली के लिए पीपल्स पार्टी ने खुद स्ट्रगल की थी, वो जजेस किस तरह बहाल हुए कि उसके एक साल बाद नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च की अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, और उसके बाद जनरल कियानी को बीच में जरदारी साहब लेकर आए, और उनके बदले में उनके जो काम आप खुद कर सकते थे वो काम आपने जनरल कियानी को गारंटर बना के करवाया। तो यहाँ जरदारी साहब की जो वो थी सियासी अप्रोच, वो गलत थी। ये जो सूरत हाल हुई, इस सूरत हाल में जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान एक दराड़ आई। हालांकि दोनों ने पहली मरतबा साथ मिलकर एक कोलिशन बनाई थी, और गो के पीएमएलएन को रिजर्वेशन थी मुशर्रफ साहब से वोट लेने की, लेकिन उन्होंने काली पट्टी बांध के बहरहाल वोट लिया। एक अच्छी पॉजिटिव साइड पे हम जा रहे थे। तो इस चीज ने सूरत हाल को बिगाड़ दिया, और फिर उसको रोकने के लिए गवर्नर राज लगाया पंजाब में। ये जो कुछ इकदाम हम करते हैं, इससे इससे आप बज़ाहिर तो हमें लगता है कि वो खास पीरियड में नुकसानदेह होता है, लेकिन वो पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस का नुकसान होता है। जी। इसके अच्छा, एक बावजूद तरफ, हाँ, एक तरफ मजर ये होता है, इसके अब दो नुकसान है। एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको मजीद मजबूत करते हैं, दूसरा आप अपनी ही पार्टी को, अपना ही वर्कर है उसको शायद आप डिस्करेज भी करते हैं, डीमोटिवेशन होती है, और ज्यादा बढ़ के उससे जो सियासी कल्चर है वो हमारा मजबूत नहीं हो पाता है। अब ये मेरा एक आखिरी ये सवाल है इसी हवाले से कि जो कुछ इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है, जिस तरह लोग जौक दर जौक निकल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और या सियासत से तायब हो जाती है, फिर दूसरी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी उनको बिल्कुल खुशामदीद कहती है, और इसकी वजह से जाहिर है मायूसी भी फैलती है। कुछ लोग पीपल्स पार्टी ने ले लिए, कुछ अब दूसरा जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं, किसी ने पैट्रियट बना लिया, डेमोक्रेट बना लिया पीटीआई। तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान में क्या बाअसूल और आज़ाद सियासत का कोई स्कोप है? अगर आप देखें जिस अंदाज से इस वक्त शहबाज शरीफ खुद को कंडक्ट कर रहे हैं, जरदारी साहब जो इस वक्त उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया हुआ है, कि इसमें क्या कोई उम्मीद है कि हम इसके हिसार में से निकल सकेंगे? देखिए इम्तियाज, ये अगर हम देखें, वो जो एक पीरियड था 2008 में जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ, वो जिन वाकयात का हमने जिक्र किया, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया। उन टेन्योर कंप्लीट करने के बाद एक इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन के नतीजे में हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर देखा। सिर्फ वजीर आजम से वजीर आजम को ट्रांसफर नहीं हुई, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट को भी ट्रांसफर हुई। यानी ये पाकिस्तान की सियासी तारीख, और ये जब मैं मीसाक जमहूरियत की बात करता हूँ, उस डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, तो उसी की वजह से ये चीजें इतनी आगे बढ़ी कि हमने देखा कि एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जो कभी भी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुआ। इलेक्शंस पे एतराज़ात जरूर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट तस्लीम किया गया और पावर ट्रांसफर की गई। फिर हमने 2013 में देखा, 2013 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी हमने एक प्रोसेस देखा, और वो 2018 तक चला। ये जरूर है कि बीच में अगेन मैं कह रहा हूँ कि चूंकि हमारी यहाँ गैर सियासी कुव्वतें जब मुदाखलत करती हैं, उसके नतीजे में हमने देखा कि एक मरतबा यूसुफ रजा गिलानी गए, एक मरतबा नवाज शरीफ गए, लेकिन
اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. اگر وہ بھی نہیں ہوتا, اس طرح کی انٹرفیئرنس بھی نہیں ہوتی, تو اور شاید بہتر ہوتا. اسی دوران ہم نے 18ویں ترمیم بھی دیکھی, جس پہ دو رائے ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ بن کے سامنے آئی. تو ہم نے وہ پروسیس چلتے ہوئے دیکھا جو کہاں ڈیریل ہوا. پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب 2018 کے الیکشن سے پہلے بلوچستان میں جو ہے پولیٹیکل مینوورنگ کر کے بلوچستان میں مسلم لیگ کی حکومت ختم کی گئی اور بلوچستان عوامی پارٹی. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ سارا وہی سلسلہ تھا. جو باجوہ ڈاکٹرائن ہمیں نظر آتی ہے, ساری چیزیں کیا تھیں؟ ایک مرتبہ جنرل باجوہ آپ کو سوٹ کر رہا تھا, دوسری مرتبہ کسی اور کو سوٹ کر رہا تھا. ہم ان پولیٹیشین کو تو کرٹیسائز کریں گے, لیکن جنرل باجوہ کا کیا کرنا تھا؟ جنرل باجوہ کا کیا کام تھا؟ یہ کام تھا جنرل باجوہ کا کہ وہ کوئی ڈاکٹرائن بنائے. ان کا کام پاکستان کی فوج کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا تھا. ان کا کام پاکستان کی قومی سلامتی کا خیال رکھنا تھا. ان کا کام ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کی سیکیورٹی تھا. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ نواز شریف برسر اقتدار آئے یا عمران خان برسر اقتدار آئے یا پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے. لیکن انہوں نے وہ کام کیے جو ان کے کام نہیں تھے. اور بدقسمتی سے ایک وقت میں جس وقت ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے اس میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی, یہاں ہمیں لگا کہ عمران خان کو لگا کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے میں برسر اقتدار آ ہی نہیں سکتا. جو میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. جس طرح 88 میں شاید بے نظیر اگر حکومت نہیں لیتی اور اپوزیشن میں بیٹھتی تو زیادہ طاقتور ہوتی, بالکل اسی طرح عمران خان اگر 2008 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. بالکل کتنے عرصے صحیح. گورنمنٹ چلتی. بالکل صحیح ہے کہ سیاستدان کو جو وقتی فائدہ ہے وہ نظر آتا ہے وقتی اس فائدہ. کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی سارا ایلیمنٹ جس کو باجوہ صاحب نے عمران خان کے حق میں استعمال کیا, اسی سارے ایلیمنٹ کو باجوہ صاحب نے عمران خان کے خلاف استعمال کیا. اور اس دوران ہمیں یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پروسیس ہمیشہ ڈیریل کس وقت ہوتا ہے؟ جب کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے کانفلکٹ بنتا ہے. کیوں اسٹیبلشمنٹ سے کانفلکٹ کیوں ڈیولپ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کاموں میں انٹرفیئر کرتی ہے جو اس کے کام نہیں. اور وہیں پرائم منسٹر کا بھی کبھی آپ نواز شریف کو دیکھ لیں. آپ بتائیں مجھے 12 اکتوبر کا کوئی جواز تھا کہ آپ نے ایک 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کو اٹھا کے پھینک دیا؟ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لاتی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمجھداری کا مظاہرہ کرتے. ان کے فیئر اپنی جگہ تھے, اور فیئر جو تھے وہ ویسے ہی نہیں تھے, کیونکہ عمران خان کی پوری کوشش اپنے 2-2.5 سالوں میں 3.5 سالوں میں یہ رہی کہ کسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ختم کر دیا جائے. پھر اسی لیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جنرل فیض کے ذریعے اور طاقتور ہو جاؤں گا. میں لیکن اس فیئر کے بدلے میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنرل باجوہ کے اس میں آئی, اس کا نقصان ہوا انہیں, اور عمران خان کو بائی ڈیفالٹ فائدہ ہوا. یعنی وہ عمران خان جو مارچ 2022 میں ان پاپولر ہو رہے تھے, وہ عمران خان ایک غلط اقدام کی وجہ سے پاپولیرٹی کی پیک پر پہنچ گئے. اور صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ جو پی ڈی ایم تھی اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا کے کیا کرنا ہے. جی بلا شبہ اس میں میرا خیال ہے وہ تو دیکھیں اس پہ تو ہم کافی اب ڈسکشن ہو گئی ہے. ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ابھی بھی اسی نظام کے تحت موجودہ حکمران تو گزشتہ حکومت سے بھی بڑھ کے بہت زیادہ بڑھ کے ہر ممکن طریقے سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ محض اپنے فائدے کی خاطر قوم کا پورے ملک کا فائدہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا, پتہ نہیں وہ ڈاکٹرائن تھا بھی کہ نہیں, ہم بھی ان میٹنگز میں شامل تھے, وہ اس طرح کی بات نہیں تھی جس طرح آخری دیکھیں اس کا حل کیا ہے. حل دیکھیں اس میں یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان جب تک میرا خیال ہے متحد نہیں ہوں گے, جب تک یہ شارٹ ٹرم اپنے فائدے کے لیے طویل المیعاد ملک کا مفاد جو ہے وہ سامنے نہیں رکھیں گے, بڑا مشکل ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ مجھے دیکھیں یہ بتائیں کہ جب کوئٹہ میں ایک وکیل کا قتل ہوا اور یہاں پہ وہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں فوراً 1 گھنٹے کے اندر اندر پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے کہ ایف آئی آر عمران خان کے خلاف ہوگی, اس
قتل میں عمران خان براہ راست نامزد، اور ساتھ میں چیخ چیخ کے یہ بھی کہا کہ آپ بچ نہیں سکیں گے اس دفعہ، بہت آپ کی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے۔ تو اس پہ ہم میرا خیال ہے اپنا یہ شو ختم کرتے ہیں، شکریہ، ہم کافی طویل ہو گیا ہے لیکن بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اور آپ کے ساتھ تو بڑی زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے۔ اگلی نشست میں انہی کے کچھ مزید پہلوؤں کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت تھینک یو۔ شکریہ۔